about Gauss law. In the last lecture, we got to know about electric flux. Electric flux क्या होता है? क्या होता है electric flux? एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Electric flux, it is the dot product or it is the scalar product of E, that is the electric field, and delta S here, it is the area vector. ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है. So, अगर किसी भी स्मॉल सरफेस से, या मान लेते हैं हमारे पास कोई प्लेन सरफेस, बड़ा सा प्लेन सरफेस है, मान लेते हैं ये बोर्ड हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, इसके किसी स्मॉल एलिमेंट से, मान लेते हैं इतने दूर के एलिमेंट से, इस पूरे बोर्ड के एक स्मॉल एलिमेंट से, एक स्मॉल पार्ट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है. And you know about electric flux. It is the number of electric field lines passing perpendicular to any plane surface. तो यहाँ ये अगर डेल्टा एस है, स्मॉल एरिया, तो इसके लिए एरिया वेक्टर कैसा होगा? इसके परपेंडिकुलर. ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है. सो किसी भी स्मॉल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, उसके लिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, फॉर्मूला था ना. अगर हमारे पास पूरे प्लेन सरफेस का फाइंड करना होगा तो हमें क्या करना है? यू नो अबाउट दैट. क्या करते हैं हम? अगर पूरे सरफेस के पूरे बोर्ड से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है थ्रू द बोर्ड, इसके लिए क्या करते हैं? समेशन कर देंगे सारे स्मॉल पार्ट्स का, सारे इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स का, सारे एलिमेंट्स का अलग अलग फाइंड करेंगे फ्लक्स और सबका एडिशन कर देंगे. और ये कब करते हैं? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल हो, मतलब हर जगह पे हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा हो, तब हम ये यूज करते हैं. सबका इंडिविजुअली फाइंड करेंगे फ्लक्स. जैसे मान लो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है E1, ऐसा कुछ. फिर किसी एक स्मॉल पार्ट के लिए मान लो ये डेल्टा S2 है, ये डेल्टा S1 है, इसके लिए मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, समहाउ थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो इसके लिए हमारा अलग से ये फाइंड कर लिया फ्लक्स. ये मान लो डेल्टा phi1 और ये डेल्टा phi2, ये दो पार्ट्स का हमने फाइंड किया. ऐसे ही सारे पार्ट्स का फाइंड करके सबका एडिशन करेंगे. तो दिस सिग्मा इज यूज्ड हियर फॉर एडिशन, सबका ऐड करके. बट मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे ही ना, अगर सारे एलिमेंट्स के लिए, सारे छोटे छोटे पार्ट्स के लिए इस बोर्ड के सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सेम है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली इंटीग्रेशन का टेक्निक यूज करेंगे. एंड ये लास्ट क्लास में मैंने शायद बताया. इंटीग्रेशन का टेक्निक कब यूज कर सकते हैं? जब जितना भी स्मॉल एलिमेंट्स हमने इस बोर्ड का, इस प्लेन सरफेस का कंसीडर किया, सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरी नहीं कर रहा, इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बोर्ड. तो ये हम कर सकते हैं. तो ये सब तो सर प्लेन सरफेस है. ये जितना अभी तक हमने एग्जांपल लिया था, हमने एक सर्कुलर लैमिना का, एक सिंपल एक सर्कल का एग्जांपल लिया था, या फिर एक रेक्टेंगल का एग्जांपल लिया था, या फिर एक स्क्वायर का एग्जांपल लिया था. जैसे ये बोर्ड, ये एक रेक्टेंगल, तो ये सारे प्लेन सरफेसेस थे, ये सारे ओपन सरफेसेस थे. तो इन सब के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे और ऐसे फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, अगर कोई सरफेस हमारे पास ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, तो क्लोज सरफेस के लिए कैसे फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू लर्न अबाउट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है. इसे हम बहुत जगह अप्लाई करके हमारा काम आसान हो सकता है. बहुत आसानी से हम किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं. देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में क्या करेंगे. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द गॉस लॉ. एंड दिस गॉस लॉ, इट इज एप्लीकेबल टू क्लोज सरफेसेस. सरफेस क्लोज होना चाहिए. अभी तक ओपन सरफेस का डिस्कशन किया, अब क्लोज सरफेस के लिए डिस्कशन करेंगे. नाउ वी आर मूविंग टू आवर टॉपिक, दैट इज अबाउट गॉस लॉ. क्या है गॉस लॉ? पहले मैं लिख देता हूं इसके बारे में. द फ्लक्स किस चीज का होता है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी लिख लेते हैं. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जितना भी होगा उसका फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, ये गॉस लॉ हमें स्टेट करेगा. द फ्लक्स ऑफ net electric field through a closed surface is equals to the charge enclosed in it. Charge enclosed in it मतलब in the closed surface divided by
ई नॉट। वेरी सिंपल। गॉस लॉ क्या है, क्या बता रहा है गॉस लॉ? किसी भी क्लोज सरफेस से, मान लो यहां पे हम एक एग्जांपल अभी लेंगे, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये जो लास्ट क्लास में हमने लिया था स्फीयर का, अभी फिर से लेंगे इसके बारे में, ये स्फीयर का डिस्कशन फिर से करेंगे सो दैट इट इज क्लियर टू यू कि इसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस का वैल्यू इतना ही क्यों होता है, कितना होता है? द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म हमने यहां पे यूज किया है। ये नेट का मतलब रिजल्टेंट, मतलब चाहे जितने भी चार्जेस हैं, सारे चार्ज की वजह से, ड्यू टू द चार्जेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ लेंगे मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स है वो कितना होगा सर? थ्रू अ क्लोज सरफेस, ये हमारा क्लोज सरफेस स्फीयर, कितना होगा? इट विल बी इक्वल्स टू द चार्ज एनक्लोज्ड इन द स्फीयर इन द क्लोज सरफेस। मैं यहां पे लिख देता हूं, इन इट का मतलब क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस में जो भी चार्ज है हमारा Q1, Q2, Q3, जो कुछ भी चार्ज है, इट विल बी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और उसकी इक्वल हो जाएगा हमारा फ्लक्स। मैं यहां पे इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। वन मोर थिंग, लास्ट क्लास में जब हमने डिस्कशन किया था तो ओपन सरफेस का, 2 डायमेंशनल फिगर का, ओपन सरफेस का हमने डिस्कशन किया था। ओपन सरफेस 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। अभी जैसे मान लो ये हमारे पास एक स्फीयर, हेमिस्फीयर, अगर पूरा स्फीयर कंप्लीट कर ले तब तो क्लोज सरफेस हो जाएगा, बट अगर हेमिस्फीयर लिया, ये हेमिस्फीयर लिया, तो ये क्या है? ये क्लोज सरफेस नहीं है, ये ओपन सरफेस, यहां से खुला हुआ है। या फिर मान लो और भी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम बोले हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर मतलब ये बीच में कोई मटेरियल नहीं है, मैटर है ही, सिर्फ कर्व सरफेस हमारा ये दिख रहा है। मान लो ये हमारा सिलेंडर, इसका क्रॉस सेक्शन इधर से गया है, मतलब ये हो गया हॉलो सिलेंडर। तो ये सारे ओपन सरफेसेस हैं और इन सब के लिए अगर हमें फाइंड करना होता और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ऐसा। बट अब हमारे पास क्लोज सरफेस है, दिस, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर, मैं लिख दे रहा हूं, सॉरी, इट इज अ सॉलिड स्फीयर। या फिर अगर ये सिलेंडर सॉलिड लिया होता तो क्या होता? ये क्लोज सरफेस होता। क्लोज सरफेस के लिए अगर हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो एक चीज हम यहां पे ध्यान देना होगा, ये इंटीग्रेशन का जो हम सिंबल यहां पे लेते हैं, इस इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और यही डिनोट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। अगर किसी भी क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वो फाइंड करना है, तो हम इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं, ये डिनोट करता है कि ये क्लोज सरफेस का फाइंड कर रहे हैं, बस। और ये किसके इक्वल होता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है ये? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस, वो किसी भी शेप में रहे, स्फीयर रहे, क्यूब रहे, क्यूबॉइड रहे, सिलेंडर रहे, कोई भी क्लोज सरफेस अगर है, तो उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स होके जा रहा है, कितना फ्लक्स पास कर रहा है, वो किसके इक्वल होगा? द चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस इनसाइड इट। मतलब मान मैं यहां ले लेता हूं, यहां पे हमने लिया कि एक चार्ज ले लिया Q एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये सेंटर पे क्यों ले रहे हैं अभी इसका मैं बताऊंगा रीजन। हम लेने को कहीं पे भी ले सकते हैं, यहां 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 कहीं भी, बट वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा। ओके, तो ये फ्लक्स किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल्स टू Q, मैं यहां लिख देता हूं, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये जो फ्लक्स हम फाइंड कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मान लो यहां पे एक चार्ज Q है, यहां भी एक चार्ज, ये Q1, ये Q2, इधर Q3, बाहर भी, इस स्फीयर के बाहर भी, बाकी सारे फिगर्स मैं हटा देता हूं सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। ये सिर्फ स्फीयर हमने है, एक सॉलिड स्फीयर हमने लिया, एक क्लोज सरफेस लिया। अब इस क्लोज सरफेस के बाहर भी हमने चार्जेस लिया और अंदर भी चार्ज लिया, बट मैं ये बोल रहा हूं, ये मैंने गॉस लॉ बताता है, गॉस ने बताया कि ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू दिस सॉलिड स्फीयर ड्यू टू दिस चार्ज या फिर दिस चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म यूज किया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, सबके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबका हमने रिजल्टेंट फाइंड किया। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है थ्रू दिस सॉलिड स्फीयर, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा Q इनसाइड, मतलब सिर्फ इस चार्ज की वजह से फ्लक्स हो रहा है। अब क्यों हो रहा है अभी हम देख लेंगे। सिर्फ Q जो चार्ज हमने यहां पे लिया सेंटर पे, मतलब इनसाइड द कर्व सॉलिड सरफेस, इनसाइड द क्लोज सरफेस, सिर्फ इसके वजह से फ्लक्स हो रहा है। इसीलिए यहां पे हम क्या देख रहे हैं, मैं मेंशन कर देता हूं,
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हमें दिख रहा है, ये क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट inside or outside the closed surface. It's very simple. मतलब यहां इस एक्सप्रेशन में हमें जो ये E दिख रहा है, ये E क्या है? E वेक्टर क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड एज वेल एज आउटसाइड द क्लोज सरफेस। बट ये इधर राइट हैंड साइड में हमें जो ये Q दिख रहा है, या मैंने बता दिया है कि इनसाइड है, मतलब ये Q इनसाइड का मतलब क्या? फ्लक्स सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? ये Q1, Q2, Q3 इन सब की वजह से कोई फ्लक्स नहीं पास करेगा इस सॉलिड स्फीयर से, इस क्लोज सरफेस से। सिर्फ किसकी वजह से? ये जो फ्लक्स है इसके लिए कौन रिस्पांसिबल है? सिर्फ ओनली द चार्ज इनसाइड दिस कर्व्स, इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर, इनसाइड दिस क्लोज सरफेस। अब ये कैसे हो रहा है सर? वैसे हमने इसका एग्जांपल लास्ट क्लास में भी लिया था, अभी एक बार फिर से देख लेते हैं इसे क्या होता है। ये मैं हटा दे रहा हूं। क्या होगा यहां पे? देखो, ये बाकी सब भी हम समझेंगे कि इसके वजह से फ्लक्स क्यों नहीं हो रहा है। पहले ये जरा देख लेते हैं कि इसके वजह से ये जो हमने गॉस लॉ लिख लिया इतने आराम से कि ये क्यों, वैसे दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। ये मतलब जितना भी एक्सपेरिमेंट्स किया गया है उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ये लॉ में दिया गया, तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। बट अब यहाँ एक्सपेरिमेंट कैसे करें सर? यहाँ तो हमारे पास सिर्फ बोर्ड है, सिर्फ मार्कर है। खैर, हम यहाँ इसे समझते हैं कि ये कैसे ऐसा हो रहा है, यहीं पे समझते हैं। ये क्यों है? ऑब्वियसली यू नो अबाउट द पॉजिटिव नॉर्मल। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई ओपन सरफेस, अगर कोई टू डायमेंशनल फिगर है, तब तो हम नॉर्मल किधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी। मतलब नॉर्मल जो हमारा पॉजिटिव नॉर्मल है ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। मतलब एरिया वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। एरिया वेक्टर मतलब ये सब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। बट यहाँ पे ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, ये हमारा कर्व्स, ये हमारा क्लोज सरफेस आ गया। अब क्लोज सरफेस में मैंने तुम्हें बताया था कि क्लोज सरफेस अगर है तो उसका कोई भी स्मॉल एलिमेंट हम अगर कंसिडर करें, बहुत सारे एलिमेंट है इसमें, हमने एक एलिमेंट इस सरफेस का, क्लोज सरफेस का एक एलिमेंट कंसिडर किया जिसका कि एरिया डेल्टा एस। तो ये एक स्मॉल सा एलिमेंट हमने यहां पे कंसिडर किया जिसका एरिया क्या है? डेल्टा एस। अब तुम्हें पता है कि इस एरिया से हम किधर ड्रॉ करेंगे? पॉजिटिव नॉर्मल किधर होगा? इनसाइड नहीं, क्लोज सरफेस है इसीलिए। तो इसके लिए पॉजिटिव नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर डेल्टा एस। तो एरिया वेक्टर हमने इधर ड्रॉ कर लिया, पॉजिटिव नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में। एंड व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड? ये तुम्हें पता है कि कोई भी चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द चार्ज। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज Q है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? स्टार्ट करेगा इधर से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में। नाउ इट्स वेरी सिंपल। एक स्मॉल सरफेस के लिए अगर हमें फ्लक्स फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं? अभी भी स्टार्टिंग में बताया, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। सिर्फ इस सरफेस के लिए ये छोटा सा एलिमेंट जो कंसीडर किया, इसके लिए अगर फाइंड करना है फ्लक्स तो क्या करेंगे? इट विल बी दिस मच। और ये हमें दिख रहा है कि सर ये तो क्या है? ये डेल्टा एस और इसके बीच का एंगल तो जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों के बीच का एंगल जीरो। मतलब ये सिर्फ क्या हो गया? E डेल्टा एस, दैट्स इट। cos 0 इज 1। चलो एक स्टेप लिख ही देता हूं। cos 0 क्या हो गया? 1। तो ये आ गया E डेल्टा एस। ये किसका वैल्यू आ गया? डेल्टा फाई का। मतलब सिर्फ इस एलिमेंट से, सिर्फ इतने दूर के एरिया से कितना फ्लक्स होके जा रहा है, कितना फ्लक्स पास कर रहा है, ये इतना आ गया। अब पूरे के लिए अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे सर? चलो तुम इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, किसी भी डायरेक्शन में लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यहीं से होके स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। और इसके लिए मान लो ये एलिमेंट हमने लिया, इसके लिए भी एरिया वेक्टर किधर होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल। चलो इसको ऐसे दिखा, ये हो गया परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स हैं सबके लिए अगर हम समेशन ले ले, सबका एडिशन कर दे, देन वी विल गेट द
रिजल्टेंट फ्लक्स मतलब फ्लक्स थ्रू द होल स्फीयर, पूरे के पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स है पास कर रहा है वो हमें पता चल जाए। क्या करेंगे इसके लिए? और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 निकल रहे हैं और सेंटर पे हमने लिया है, इसीलिए ये जो हमारा सरफेस है और ये जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया, जो चार्ज है, तो ये हमारा कर्व सरफेस, ये हमारा क्लोज सरफेस, इसके सिमेट्रिक है, मतलब सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जितना उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ। इट्स वेरी क्लियर। अब ये समेशन किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर लिया, इसको बाहर निकाल लिया, और ये कितना होगा भाई? सरफेस एरिया पूरे इसका पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है हमें पता है, हम फाइंड कर सकते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, इसको हटा दो, हटा दो। सरफेस एरिया इसकी कितना हो गया? पूरे का सरफेस एरिया तुम्हें पता है। मान लो ये हमारा ये जो स्फीयर है इसका रेडियस, ये रेडियस है r, स्मॉल r, ये कैपिटल r, जो भी ले सकते हो। तो वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी हमें पता चल जाएगा। ये r ले लिया तो इसका स्फीयर का कितना हो गया? 4 pi r square. It is the surface area of the sphere, 4 pi r square. And what about the electric field? Electric field due to this charge q, ये कितना होता है? ये सब लास्ट चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। It is q by 4 pi epsilon naught. And what about the separation between them? किस पॉइंट पे फाइंड करना है? ये सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट। तो ये चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेपरेशन कितना है? r। तो ये क्या हो गया? r स्क्वायर, सेपरेशन का स्क्वायर, ये हम करते हैं, पहले भी किया। 4 pi r स्क्वायर कितना हो गया भाई? ये तो कैंसिल हो गया, ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया? q by epsilon naught। मतलब ये एक जनरलाइज्ड वे में हमने बताया इस एग्जांपल के थ्रू कि कोई भी क्लोज सरफेस हमारा हो तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? q by epsilon naught। और ये q यहां पे क्या है? q is the charge inside this closed surface, inside this solid sphere या hollow sphere, जो कुछ भी। आउटसाइड वाला क्यों नहीं होगा सर? चलो समझते हैं इसके बारे में भी, यहीं पे समझते हैं। आउटसाइड वाले चार्ज की वजह से सर फ्लक्स क्यों नहीं हो रहा है, समझते हैं। चलो मान लेते हैं हमने एक चार्ज यहां पे ले लिया Q1, दूसरा चार्ज हमने यहां पे ले लिया Q2। अब तुम्हें पता है कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे जाएगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा। अब चलो पहला ये सरफेस ले लेते हैं, ये एलिमेंट ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्मॉल एलिमेंट पे, स्मॉल सरफेस पे किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड? इस डायरेक्शन में, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इसको E1 लिखते हैं, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1। और इसके लिए अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो नॉर्मल कैसा होगा सर? नॉर्मल तो ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब नॉर्मल हो गया हमारा इधर, नॉर्मल हो गया इधर। चलो इसको डेल्टा एस ले लेते हैं। वैसे अब यहां पे भी एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, मान लो ये भी, इसका भी मैग्नीट्यूड डेल्टा एस ही लिया है, बट इसके लिए आउटवर्ड नॉर्मल किधर होगा? इधर होगा। आउटवर्ड नॉर्मल हो गया इधर, मतलब एरिया वेक्टर हुआ इधर, बट इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे है इस डायरेक्शन में, यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए। चलो इसको E1 से हम डिनोट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एरिया वेक्टर। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? यहां तो दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चलो इसको डेल्टा फाई 1 से डिनोट करते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब इसके लिए तो क्या आ गया? E1 डेल्टा S cos 0 is 1। मान लो अब उसके लिए फाइंड करते हैं, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए हमने फाइंड किया तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? डेल्टा फाई 2, किसी भी वेरिएबल से हम डिनोट कर सकते हैं, मैंने डेल्टा फाई 2 ले लिया। मतलब यहां पे क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, आउटवर्ड नॉर्मल, सिंपल। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन, मतलब cos 180। चलो एक स्टेप लिख ही देता हूं, E1 वेक्टर डेल्टा S वेक्टर हटा दिया, cos 180 क्या होगा? माइनस E1 डेल्टा S। समझ में आ रहा है? इधर वाले का फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज ओनली, जो बाहर में Q1 की वजह से
यहां पे क्या हो गया, इवन डेल्टा एस, और यहां पे क्या हो गया, माइनस इवन डेल्टा एस, मतलब दोनों मिलके जीरो। मतलब इस सरफेस से, वैसे ही ये चार्ज की वजह से यहां पे जो कुछ भी होगा हमारा वैल्यू, उसका अपोजिट यहां पे हो जाएगा, इन दोनों का भी समेशन जीरो। मतलब चाहे जितने भी चार्ज हम बाहर में ले लें, इस क्लोज सरफेस के बाहर जितने भी चार्ज ले लो, ये सब पेयर में कैंसिल हो जाएंगे। मतलब इधर का जो होगा उसका नेगेटिव इधर, इधर जो होगा उसका नेगेटिव इधर, मतलब जितना भी चार्ज ले ले सबका पेयर अप होके हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। दैट इज व्हाई यहां पे जो हमारा गॉस लॉ है, गॉस लॉ में हमें क्या दिख रहा है कि ये जो फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने छोटे से एग्जांपल से उसके हेल्प से समझ लिया कि यहाँ पे ये जो चार्ज है वो इनसाइड वाला चार्ज ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है, बाहर वाला क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल है, ये हमें दिख गया। इसके वजह से फ्लक्स हमेशा जीरो ही होगा। अब हम ये सोचेंगे कि सर अगर गॉस लॉ हम इसमें अप्लाई कर पा रहे हैं तो इसके लिए कोई कंडीशन भी होगा। इसके लिए कंडीशन वैसा कुछ भी नहीं है, हम गॉस लॉ कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, बट समटाइम्स इट इज नॉट वेरी मच यूजफुल। ये हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है काम। जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला कि ये जो स्फीयर वाला हमने एग्जांपल लिया, या थ्रू आउट योर सिलेबस जितना भी क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, जितना भी तुम्हारे बोर्ड्स के लेवल पे या कंपटीशन के लेवल पे तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा फ्लक्स फाइंड करने के लिए, तो उसमें जो भी हम चार्ज लेने वाले हैं, जैसे मान लो ये सिलेंडर क्लोज सिलेंडर है, मतलब ये हॉलो नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है, तो हर जगह हमें बोला जाएगा कि चार्ज यहीं पे, मतलब सेंटर पे। सेंटर पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता है। वैसे हम कहीं पे भी ले लें चार्ज, अगर ये चार्ज हम यहाँ पे भी ले लें तब भी हमारा गॉस लॉ फॉलो होगा, गॉस लॉ ओबे करेगा यहाँ पे, और उसमें भी, उस कंडीशन में भी नेट फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज दैट इज इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, इसके लिए भी हमारा फ्लक्स इतना ही होगा। बट कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये कहां है, सेंटर पे। इसका मतलब जो भी हमारा क्लोज सरफेस है, ये स्फीयर हो, सिलेंडर हो या जो कुछ भी हो, इट शुड बी सिमेट्रिक टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज के सिमेट्रिक होना चाहिए। कोई भी हमारा सॉलिड सरफेस, कोई भी हमारा क्लोज सरफेस ना। दूसरा कंडीशन, कब इसे हम अप्लाई कर सकते हैं सर, अगर हमारा ये, जैसे मान लो अभी एक एग्जांपल हम वैसे लेंगे, समझते हैं पहले, ये सब हटा रहा हूं मैं, बहुत आसान है। जितना भी एग्जांपल अभी हम लेने वाले हैं, हर एक एग्जांपल के बाद द कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर। देखते हैं, जैसे ये सिलेंडर हमने यहां पे लिया, सिलेंडर इट इज क्लोज्ड, ये और ये जो क्रॉस सेक्शन है ये बंद है, जैसे ये मार्कर, ऑब्वियसली इट इज अ सॉलिड सिलेंडर, तो ये क्लोज सरफेस है हमारा। या फिर हमने एक कोन ले लिया, इस कोन में भी हमने अंदर में चार्ज क्यों लिया, या फिर हमने एक स्फीयर ले लिया, इस चार्ज में भी, इस स्फीयर में भी चार्ज एक लिया क्यों, ये कहीं पे भी ले सकते हैं। मैंने तुम्हें रीजन बता दिया कि सेंटर पे क्यों ले रहे हैं, लेने को कहीं भी ले सकते हैं, और हमारा गॉस लॉ वहां पे ओबे होगा, फॉलो कर सकते हैं वहां पे गॉस लॉ को, बट कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए। या मान लो हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर कहीं पे भी चार्ज हमने ले लिया क्यूब, कहीं पे भी, तो उसके वजह से भी फ्लक्स क्या होगा, इन सब की वजह से फ्लक्स कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q यहाँ पे क्या है, द चार्ज इनसाइड दीज क्लोज सरफेसेस, कुछ भी हो, कुछ भी, Q1 हो या Q2 या Q3 या Q4, ये सब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q1 Q2 Q3 Q4, ये सब क्या है, Q इनसाइड, दैट्स इट। ना अब हम सोचेंगे सर इतना सब कुछ सीखा, ये गॉस लॉ अप्लाई हम कहां पे करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। बहुत सारा ऐसा हमें मिलेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जहां पे हम फंस जाएंगे, हमें लगेगा कि अब कितना फाइंड करते रहेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारा कैलकुलेशन, उसको सिंपल करने के लिए, उसको बहुत आसानी से बनाने के लिए गॉस लॉ का यूज हम कर सकते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल हम उसका देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक हेमिस्फीयर गिवन, ये रहा हमारा हेमिस्फीयर। अब ये हेमिस्फीयर पे, ये जो हमारा सरफेस है हेमिस्फीयर का, ऊपर वाला सरफेस, इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया Q। अब हमसे पूछा जाएगा कि बताओ कि फ्लक्स कितना होगा। ये जो हमारा हेमिस्फीयर है, इसके सरफेस से, हेमिस्फीयर के सरफेस से
कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा ये बताना है। क्या कर सकते हैं, ये जो सरफेस है इसका, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा ये बताना है। गॉस लॉ यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते थे, बट अभी कर सकते हैं क्या? अभी नहीं, अभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं है, ओपन सरफेस है। क्लोज्ड कब होगा? जब हम इसे पूरा कर देंगे। इसको पूरा कर दिया, ये इमेजिनरी है, थोड़ा हम इसके बारे में देखो। फिजिक्स में हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह यू हैव टू इमेजिन। अगर तुम उससे सोच लेते हो, तुमने इमेजिन कर लिया कि अच्छा अगर ऐसा कंडीशन है तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा कंडीशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो द थिंग्स बिकम सिंपल। देखते हैं। तो हमने इमेजिन किया कि यार इस स्फीयर को हम कंप्लीट कर देते हैं, स्फीयर को कंप्लीट करेंगे, ये हमारा स्फीयर कंप्लीट हो गया। अब जब ये स्फीयर को हमने कंप्लीट कर लिया है तो ये क्या बन गया? नाउ इट इज अ क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस में हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे हम अप्लाई कर लेते हैं गॉस लॉ को। क्या हो जाएगा गॉस लॉ के हिसाब से? ये फ्लक्स किसकी वजह से है? थ्रू दिस, ड्यू टू दिस चार्ज q, फ्लक्स थ्रू एंटायर या फिर होल स्फीयर, पूरे के पूरे, अगर पूरा रहता तो कितना होता? इतना होता, q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास हेमिस्फीयर है, आधा स्फीयर है, तो इसका हाफ हो जाएगा। कितने आसानी से हो गया। अब ये फ्लक्स जो हम फाइंड कर रहे हैं, ये फ्लक्स किसकी वजह से, मैं लिख देता हूं, ये क्या था, ये जो कुछ भी हमारा, चलो इसको फाई वन लिख देते हैं, ये समझने के लिए लिखा तुम्हारा। फाई फाइंड करना है, मतलब फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर के सरफेस से कितना फ्लक्स होके जा रहा है, पास कर रहा है? इस पूरे का हाफ, पूरे का हाफ हो जाएगा तो हेमिस्फीयर हो गया। डिवाइड कर दिया 2 से, कितना आ गया? q/2 एप्सिलॉन नॉट। इट्स वेरी सिंपल।